हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो ये आज जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा 10th क्लास का हिस्ट्री है। तो चलिए हम इस 10th क्लास के हिस्ट्री में हमारा जो आज का चैप्टर है वो कौन सा है। आज का चैप्टर है कि काम, यानी कि जो पूरी हिस्ट्री में काम क्या होता था उसके बारे में पढ़ना है। काम, आराम और जीवन की। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि समकालीन विश्व में जो शहर बने थे उनके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और देखिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये क्या है। पहले हम यहाँ पढ़ेंगे कि शहर की विशेषताएं क्या होती हैं। ओके, अब जो शहर की विशेषताएं होती है तो पहले मैं ये आपको बता दूं यहाँ पे कि सबसे पहले इस बात का विचार करें कि एक तरफ क्या है शहरों और दूसरी ओर गांवों और कस्बों के बीच हम क्या फ़र्क देखते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं शहरों की तो यहाँ पे जैसे कि दे रहा है क्या कि शहरों और दूसरी तरफ अगर गांवों को अगर मिलाएं या कस्बों को अगर हम उनके बीच के फ़र्क को समझें तब हमें क्या होगा कि शहरों की विशेषताएं समझ में आ जाएंगे। ओके, यानी कि यहाँ पे हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि शहर की विशेषताएं क्या होती है। तो उसके पहले हमें गांवों और कस्बों के बीच का अंतर, यानी कि शहरों और गांवों के बीच का अंतर हमें समझना होगा। तब हम इस अंतर को समझेंगे तो इजीली हम शहर की जो विशेषता होती है ना हम उसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ओके मेरे दोस्तों, चलो अब यहाँ से जैसे दे रहा है कि उर, निपुर और मोहनजोदड़ो जैसी शुरुआती कस्बे शहर नदी घाटियों के आसपास विकसित हुए। अब कहने का मतलब है दोस्तों, ये उर एक जगह का नाम है, निपुर भी एक जगह का नाम है, और जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो, ये ऐसे मतलब कि कस्बे हैं जो कि शहर नदी घाटियों के आसपास विकसित हुए थे। ये शहर हैं। ओके, ये क्या थे, ये बहुत ही प्राचीन काल के शहर थे जो नदी घाटी के आसपास ये विकसित हुए थे। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों यहाँ पे कि वे अपने समय की अन्य इंसानी बस्तियों या आबादियों से बड़े थे। क्या थे, यानी कि वो जो शहर थी ना वो क्या थे, वे अपने समय में यानी कि जब वो थी तब के समय में अन्य जो इंसानी बस्तियाँ थी जैसे कि दूसरी जगह की बस्तियाँ, जैसे मान के चलिए मैं अभी आपके बिहार में हूँ लेकिन आप कोई महाराष्ट्र में है, तो कहने का मतलब है कि उस समय की बस्तियाँ जो अभी समय है हमारा ये दूसरी इंसानी बस्तियों की आबादी से क्या थे, ये बड़े थे। यूपी में क्या है, आपकी जनसंख्या ज़्यादा है ना, बिहार से जनसंख्या ज़्यादा है। तो अगर बिहार से ये ज़्यादा है तो वही कह रहा है कि अगर बात कर दे मोहनजोदड़ो की समय की बात करें तो मोहनजोदड़ो में और बाकी जो अन्य हिस्से थे उससे ये तीनों जगहों पर क्या थी, इंसानी आबादियाँ ज़्यादा थी। ओके मेरे दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, प्राचीन शहर जो था ना केवल तभी बच सकते थे, यानी कहने का मतलब है कि प्राचीन शहर केवल तभी बच सकते थे जब बहुत सारे लोग के लिए भी भोजन का प्रबंध किया जा सके। यानी कि जो शहर थे क्या थे, यानी कि जो शहर था मेरे दोस्तों, ये शहर क्या था, अगर शहर आपको बसाना है ना तो उससे पहले क्या होना चाहिए, बहुत ही मात्रा में यहाँ पे क्या होना चाहिए, बहुत ही अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जब लोग रहेंगे तो सारे लोगों के लिए भी भोजन की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो हमें पहले अगर शहर बसाना होता है तो शहर बसाने से पहले हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी भोजन का प्रबंध किया जा सके जो खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य काम करते हैं। ओके, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी चाहिए जो क्या होने चाहिए कि खाने के साथ साथ खाने वाले उत्पादन के अलावा भी उन्हें अन्य काम भी आ सके। तो ऐसे लोगों को मिलाकर हम क्या करते हैं, शहर का निर्माण कर सकते हैं। अगर मेरे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राजनीतिक सत्ता है क्या है, राजनीतिक सत्ता, प्रशासकीय नेटवर्क, व्यापार, उद्योग और धार्मिक संस्थानों और बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र आमतौर पर क्या होते हैं, शहर ही होते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा राजनीतिक सत्ता होता है, कोई भी जो राजनीतिक दल का सत्ता है वो कहाँ है, ज़्यादातर शहरी एरिया में है। प्रशासनिक जो नेटवर्क मिलता है यानी कि जो कानून के तहत होता है इसको हम प्रशासनिक बोलते नहीं, प्रशासन आ गया, ये भी क्या होती है, शहर एरिया में ही होते हैं। अगर व्यापार की बात करें तो ज़्यादातर खेती गृहस्थी जो होती है वो कहाँ होती है, गांव के एरिया में तो हो जाती है, ठीक है मैं मानता हूँ गांव के एरिया में, लेकिन जो व्यापार किया जाता है वो सारे व्यापार जो होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो कहाँ होते हैं, वो शहर के एरिया में होते हैं ना दोस्तों, क्योंकि शहर के एरिया में क्या होता है कि ज़्यादातर यहाँ पे लोग डेवलप होते हैं। ओके चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि शहरी इलाके कई तरह के होते हैं। यानी कि जो शहर के इलाके होते हैं ना वो कई तरह के होते हैं, एक तरह के नहीं होते, वो कई प्रकार के होते हैं। आप देखते हो कि कहीं समय समय पर लगने वाले
बाजार होते हैं, कहीं समय समय पर बाजार लगता है, तो कहीं स्थानीय बाजार होते हैं। क्या होते हैं? कहीं स्थानीय बाजार होते हैं। अगर हम बात करें दूसरी ओर ऐसे छोटे कस्बों की जो बाजार के साथ साथ कानून प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी होते हैं। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है, यानी कि जो हमारे साथ कानून प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों के ये क्या होते हैं? केंद्र होते हैं। अगर हम दोस्तों आगे की बात करें कि शहरों के आकार, यानी कि जो शहर का आकार कैसा होगा, उसकी जटिलता में क्या होती हैं, ये पढ़ेंगे हम। तो शहर के आकार कैसे होने चाहिए, जटिलता में, यानी कि दोनों चीज़ों में बहुत सारे फर्क होता है। किस किस में? शहरों के आकार में और उसकी जटिलता में। जटिलता का मतलब हो गया लोगों की संख्या वहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे कि राजनीतिक प्राधिकार, क्या करें? राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र क्या होता है? प्रायः शहरी होते हैं। यानी कि जो राजनीतिक, अभी तो आप ऊपर पढ़े थे कि राजनीतिक, प्रशासनिक, जो व्यापारिक चीज़ें होती हैं वो किसका केंद्र किस तरफ होता है, ये सब के सब हमारे शहरी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रहा है दोस्तों कि राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र क्या है? प्रायः शहर ही होते हैं। क्या होते हैं? शहर होते हैं। अगर हम बात करें कि वे दस्तकारों, व्यापारियों और धार्मिक अधिकारियों को भी प्राश्रय देते हैं, यानी कि श्रय देते हैं, जो भी होते हैं। और शहर घनी आबादी वाले आधुनिक किस्म के महानगर भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि शहर जो होते हैं वो घनी आबादी वाले आधुनिक किस्म के महानगर भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, जहाँ से एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक कामों को देखा जाता है, क्या किया जाता है कि यहाँ पे कि जहाँ से एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक कामों को देखा जाता है और जिनकी आबादी बहुत बड़ी होती है। क्या होती है? इनकी आबादी जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। अब हम आएंगे मेन पॉइंट पे दोस्तों। मैं आपको पहले यहाँ पे बता दूंगा कि महानगर क्या होता है, ये सब बता के चल रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे महानगर क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हो, किसी प्रांत या देश का विशाल, क्या, किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाले शहर जो प्रायः क्या करते हैं, वहाँ की राजधानी भी होती है। यानी कि अगर हम बात करें महानगर की, तो उस देश की ज़्यादातर ये राजधानी होती है। आप कहीं भी ले लीजिए, अगर भारत की राजधानी दिल्ली है, वहाँ पे देखिए भी वहाँ भी घनी आबादी है। बिहार की राजधानी पटना, तो पटना में भी घनी आबादी है। तो आप ये देख सकते हो। अगर हम शहरीकरण का बात करें दोस्तों, तो शहरीकरण में क्या हो जाएगा, किसी शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? शहरीकरण। यानी कि ये कई शहर हो गया या कोई कस्बा हो गया, यानी कि शहर जो होते हैं या कस्बे के रूप में अगर कोई जगह क्या होता है? विकसित हो रहा है। अगर गांव को ही हम विकसित कर देंगे शहर में, तो वो हमारा कहलाएगा शहरीकरण। अब हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि आधुनिक विश्व में शहरीकरण के इतिहास को समझने को प्रयास अगर हम करते हैं, तो महानगरीय विकास के उदाहरण के तौर पर हम दो आधुनिक शहरों जैसे कि लंदन और बम्बई का विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? इस दोनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। किस चीज़ों का? लंदन और बम्बई का। हम देखेंगे कि ये कैसी जो महानगरीय विकास का उदाहरण है, ये कैसे बढ़ी, ये कैसे आधुनिक शहर बने। इन सब बातों को हम देख के आगे बढ़ेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे आप देखो कि लंदन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महानगर है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि दुनिया का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है, तो वो है हमारा लंदन। हमारा नहीं, ये इंग्लैंड में पड़ता है, और बम्बई हमारे देश में है। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। और 19वीं सदी में साम्राज्यवादी केंद्र रहा कौन सा? ये जो हमारा लंदन था, ये इंग्लैंड में है। तो ये क्या है? साम्राज्यवादी केंद्र बना रहा। और बम्बई, जैसे अगर हम बात करें, बम्बई भारतीय महाद्वीपों का क्या है? महत्वपूर्ण आधुनिक शहर है। अगर हम बात कर दें कि बम्बई जो है वो किस देश का है, तो ये भारतीय उप महाद्वीपों का एक महत्वपूर्ण आधुनिक शहर है। और लंदन जो है ये क्या है? ये है सबसे बड़ा विश्व के, ये विश्व में क्या करता है? अपना एक क्षेत्र बनाता है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें कि इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण और आधुनिक शहर का उदय कैसे हुआ, हम ये पढ़ेंगे। आपको दोस्तों पता होगा कि औद्योगिकरण क्या होता है। मैंने आपको जब भारत के औद्योगिकरण चैप्टर को पढ़ाया था, तो आपने उसमें पढ़ा होगा। ये आधुनिक शहर का उदय कैसे हुआ, इनके बारे में हम बारीकी से यहाँ पे क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, जैसे कि दे रहा है क्या कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण के रूप में गहरा असर डाला है। क्या किया? यानी कि जो आधुनिक काल है, जो मॉडर्न हमारा काल है, उसमें क्या हो गया कि जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण यानी कि जो बदलाव हो रहे हैं यहाँ पे, औद्योगिकरण ने शहरीकरण के रूप में गहरा प्रभाव डाला। जब भी औद्योगिक, एक बात बताओ, ये जो हमारा शब्द आ रहा है औद्योगिक, क्या आ रहा है? औद्योगिक, औद्योगिकरण,
ये जो शब्द आ रहा है ये क्या है, ये रिलेटेड है बिजनेस माइंडेड से। तो जो भी ये औद्योगिकरण हो रहा था, तो जब औद्योगिकरण बढ़ेगा तो वहाँ का एरिया डेवलप करेगा, और जैसे जैसे डेवलप करेगा ट्रांसपोर्ट की काम पड़ेगी, ऐसे ऐसे होते हुए वो क्या करेगा, शहर में तब्दील हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दोस्तों दे रहा है क्या, कि जो औद्योगिकरण ही था ये क्या कर दिया, शहरीकरण के स्वरूप पे गहरा प्रभाव डाला, यानी कि सबसे ज़्यादा शहरीकरण इसी कारण से हुआ। अगर हम बात करें दोस्तों कि इसके बावजूद 1850 के दशक तक भी, यानी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के कई दशक बाद भी, ज़्यादातर जो पश्चिमी मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म के शहरी थे। कहने का मतलब है कि अगर बात कर दे हम कि जो औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुआ था, अगर कोई पूछ दे कि सबसे पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, तो आपको क्या लगाना है, आपको इंग्लैंड बताना है। इंग्लैंड में सबसे पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। ओके, लेकिन देखा गया क्या कि जो फर्स्ट, यानी कहने का मतलब है कि औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हुई थी उसके कुछ दशक बाद, दसों सालों के बाद भी देखा गया क्या कि उसके ज़्यादातर जो पश्चिमी शहर थे वो मोटे तौर पे भी ग्रामीण किस्म के थे। क्या थे, ग्रामीण किस्म के थे। शहर तो थे लेकिन ग्रामीण किस्म के थे। अगर हम बात करें यहाँ पे लीड्स, आपने सुना होगा लीड्स का मैदान, क्रिकेट आप देखते होंगे तो अच्छे से आप परिचित होंगे कि लीड्स क्या है। तो लीड्स का मैदान, और आपने मैनचेस्टर को भी नाम सुना होगा। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, लीड्स एंड मैनचेस्टर, जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर जो था 18वीं सदी के आखिर में स्थापित किए गए। आपको यहाँ पे देखना है कि लीड्स में और मैनचेस्टर में क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पे सबसे शुरू में ही 18वीं सदी में औद्योगिक के जो शहर था उसकी निर्माण यहाँ पर स्थापित की गई थी। और ये क्या थे, कपड़ा मिलों के थे। कपड़ा मिलों के कारण प्रवासी जो मजदूरों को बड़ी संख्या में आकर्षित कर रहे थे। अब जब मिल बन गई तो उसमें क्या चाहिए, कामगार भी चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए। तो जो लोग थे वो क्या थे, उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, उसके तरफ आकर्षित होते जा रहे थे। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे कि 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले 3/4 से ज़्यादा लोग ग्रामीण इलाके से आए और प्रवासी मजदूर थे। कहने का मतलब है कि जब मैनचेस्टर में और लीड्स में ये औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुआ, औद्योगिक शहर इसको बनाया गया, वहाँ पे कपड़ों के मिल तैयार किए गए हैं, तो जो उसमें मजदूर आते थे वो मजदूर 3/4 जो थे ना, 3/4 से भी ज़्यादा ग्रामीण इलाकों से थे और वो प्रवासी मजदूर थे। प्रवासी का मतलब दूसरे जगहों से आना। आप देख सकते हो दोस्तों कि लंदन को अगर हम बात करें तो 1750 तक जो इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था। अगर हम बात कर दें इंग्लैंड और वेल्स की बात करें, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इंग्लैंड और वेल्स का जो शहर है वो क्या है, इस दोनों शहर के हर 9 को अगर व्यक्ति ले ले तो उसमें से एक व्यक्ति क्या था, लंदन में रहता था। अगर मैं बात करूं कि 81 लोग हैं मिलाकर, तो हर 9 पे एक, यानी कि 9 लोग क्या है, लंदन में। अगर 81 लोग इधर है तो 9 लोग लंदन में हैं। ओके दोस्तों, चलो मैंने आपको ये समझा दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि यह जो था महाकाय शहर था। क्या था यह महाकाय शहर था जिसकी आबादी 6,75,000 क्या थी, इसकी आबादी, किसकी आबादी, लंदन की आबादी 6,75,000 तक पहुंची थी। और 19वीं शताब्दी में भी लंदन इसी तरह फैलता रहा। क्या था, लंदन ऐसे ही लगातार उसकी जनसंख्या बढ़ती रही, और 1810 से 1880 के बीच 70 सालों में उसकी आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई। पहले कितनी थी, 10 लाख थी 19वीं शताब्दी में। अगर हम बात करें और ऐसे ही आ गया दो, अगर 10 सालों में, अगर 70 सालों में, सॉरी, 19वीं शताब्दी का मतलब है क्या 1800, और 18वीं शताब्दी का मतलब 1700 बोलते हैं, यानी एक साल पीछे चल, सॉरी 100 वर्ष पीछे चलते हैं। 19वीं शताब्दी बोलेगा तो 1800 का बोलेगा, यानी कि इसमें सब साल 1801, 1802, 1899 भी आ सकता है। 19वीं शताब्दी में, सॉरी 18वीं शताब्दी में 1701 ही आ सकता है। 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में क्या होगा, 1800 से रिलेटेड आएगा। और यहाँ पे देखा गया कि 1810 1880 के बीच में 70 सालों में देखा गया क्या कि आबादी 10 लाख थी 1810 में, और 1880 में 40 लाख हो गई, यानी कि 4 गुना बढ़ गई। क्योंकि मेरे दोस्तों आप देख सकते हो। अब चलो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, हालांकि लंदन में क्या हुआ कि लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे। लंदन में क्या थे, बड़े बड़े कारखाने वहाँ पे नहीं थे। फिर भी प्रवासी आबादी जो थी चुंबक की तरह उसी तरफ खींची जा रही थी। वहाँ पे मिलें बहुत कम थी, कारखाने भी बहुत बड़े बड़े नहीं थे। फिर भी वहाँ के लोग क्या थे कि उस तरफ ज़्यादा क्या होते थे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, उसकी तरफ खींचे चले जाते थे। अगर हम बात करें क्या, गैरेथ स्टैंडमैन, किसकी बात करें, गैरेथ स्टैंडमैन जोन्स की बात करें, उन्होंने कहा था क्या कि 19वीं शताब्दी का लंदन क्लर्कों और दुकानदारों
छोटे पेशेवरों और निपुण कारीगरों, कुशल और शारीरिक श्रम वाले लोगों की बढ़ती आबादी है। यानी कि उसने क्या देखा, और आगे भी देख सकते हो, सिपाहियों, नौकरों, दिनहाड़ी मजदूरों, फेरी वालों और भिखारियों का शहर है। कौन सा? लंदन को कहा गया, किसने कहा? गैरेथ स्टेडमैन जोन्स ने कहा था लंदन को कि ये जो हमारा लंदन है, किसने कहा था? गैरेथ स्टैंडमैन जोन्स ने कहा था कि 19वीं शताब्दी का लंदन क्लर्कों और दुकानदारों, छोटे पेशेवरों और निपुण कारीगरों, कुशल और श्रम करने वाले की बढ़ती आबादी, सिपाहियों, नौकरों, दिनहाड़ी मजदूरों, फेरी वालों और भिखारियों का शहर था। क्या था ये? भिखारियों का शहर। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें कि लंदन क्या है, लंदन की गोदी के अलावा मुख्य रूप से 5 प्रकार के क्या थे? उद्योग में बहुत सारे लोग काम में जुड़े हुए थे। अगर हम बात करें ये उद्योग कौन कौन से थे, तो उद्योग हमारा परिधान या और जूता उद्योग, लकड़ी, फर्नीचर उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई, स्टेशनरी उद्योग, शल्य चिकित्सक उपकरण और घड़ी जैसे सटीक माप वाले उत्पादों और कीमती धातुओं के चीजें बनाने वाले उद्योग थे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो भी उद्योग थी यहाँ पे, कितने प्रकार के उद्योग थी? 5 तरह के बड़े उद्योगों को बात की जा रही है, और यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। अगर यहाँ पे दिया जाए कि क्वेश्चन आ जाए कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों 1914 से लेकर 1918 तक हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था। ओके, तो यहाँ पे दे रहा है कि पहले विश्व युद्ध यानी कि 1914 से लेकर 20वीं शताब्दी आ गया, 1914 से लेकर 1918 के दौरान लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरणों का भी उत्पादन होने लगा। ओके, यहाँ अब बिजली का भी और मोटर का भी क्या होने लगा? मोटर कार का भी उत्पादन होना स्टार्ट हो गया, और विशाल कारखानों की संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सिमट गई। ओके, यानी कि जो ये बढ़ते बढ़ते उत्पादन जब होने लगा इनका, तो इनकी विशाल कारखानों की संख्या बढ़ने लगी और इतनी बढ़ गई कि शहर में 3/4 तो केवल इसी सब से, मतलब इन्हीं सब चीज़ों का क्या था? उद्योग उत्पादन होने लगा। अगर हम बात करें यहाँ पे हंसिए के समूह के बारे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि लंदन जैसे अपराध, वहाँ के अपराध भी बढ़ते गए 1870 के दशक में। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि इसके दौर में जो आपराधिक गतिविधियों के बारे में हम कभी कुछ जानते हैं, क्योंकि इसमें अपराध होने लगा। ओके, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि जो चीज़ें यहाँ पे दे रही हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दे रहा है। अब आवास के बारे में हम पढ़ेंगे कि आवास के सेंस से हमारा क्या है। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है क्या? टेनेमेंट्स। क्या है? टेनेमेंट्स। अब जैसे इसमें देखेंगे क्या, काम चलाऊं और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट मकाने, ऐसे मकाने बड़े शहरे और गरीब इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, ये सब हमारे जो है टेंटमेंट्स, यानी कि टेंट से बने हुए चीज़। अब यहाँ पे देखिए ये आवाज़ से रिलेटेड हमें थिंग्स पढ़ने हैं। जैसे कि दे रहा है क्या कि औद्योगिक क्रांति के लोग बड़ी संख्या में शहरों की तरफ रुख करने लगे। औद्योगिक क्रांति के लोग जो लोग थे वो क्या करने लगे? ये सब के सब शहरों की तरफ मुख करने लगे। तो लंदन जैसे पुराने शहर नाटकीय रूप से बदलने लगे, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा दूर जाने लगे, तो वहाँ पे क्या होगा? स्थिति हमारा कंडीशन बदलने लगा। फैक्ट्री या जो वर्कशॉप मालिक प्रवासी कामगारों को रहने की जगह नहीं देते थे। क्या थे? नहीं देते थे वहाँ पे, यानी कि मालिक जो थे वो प्रवासी जो कामगार थे उनको रहने के लिए वो क्या करते थे कि जगह नहीं देते थे, और बोलते थे कि आप कहीं और जाके रहो। अब इसके बाद क्या होगा कि फलस्वरूप जिनके पास जमीन थी ऐसे अन्य लोगों ही इन नवतुंगकों के लिए सस्ते और सामान्यतः असुरक्षित टेंटमेंट्स बनाने लगे। क्या करने लगे? असुरक्षित टेंटमेंट्स बनाने लगे। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, यूं तो गांवों में भी गरीब खूब थी, गरीबी क्या थी? बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शहरों में तो बहुत घनी और साफ दिखाई पड़ती थी। ओके, गरीबी तो हमारी गाँव में थी, लेकिन शहरों में तो ये साफ दिखती थी कि गरीब लोग क्या हैं। अगर हम बात करें 1887 की, तो 1887 में लिवरपूल के एक जलपोत मालिक जो थे, वो क्या नाम था उनका? चार्ल्स बूथ। क्या थे? चार्ल्स बूथ। चार्ल्स बूथ ने क्या किया? लंदन के ईस्ट एंड पूर्वी छोर में लंदन के अल्प कुशल मजदूरों का पहल सामाजिक सर्वेक्षण किया। क्या किया?
सामाजिक सर्वेक्षण किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, उन्होंने पाया क्या, उन्होंने पाया कि लंदन के कम से कम 10 लाख लोग बहुत ही गरीब हैं। जब उन्होंने देखा, कौन, चार्ल्स बूथ ने जब देखा कि यहाँ के जो मजदूर है वो क्या है, 10 लाख लोग गरीब हैं। ओके, अगर हम बात करें कि औसतन जो उनकी उम्र थी 29 साल से ज़्यादा नहीं थी। ओके, उससे ज़्यादा नहीं थे, फिर भी ये गरीब थे। संपन्न वर्ग और मध्य वर्ग की जो औसत उम्र थी वो क्या थी, 55 साल थी, और गरीब लोगों की उम्र 29 साल से थी, कम थी। अब बुथ ने क्या पाया, बुथ ने पाया कि मजदूरों की किसी वर्कशॉप, अस्पताल, पागल खाने में मरने की संभावना ज़्यादा है। उन्होंने देखा कि जब ये गरीब हैं तो गरीब है तो इनकी मौत कहाँ हो सकती है, वर्कशॉप, अस्पताल या पागल खानों में इनकी मौत हो सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि चार्ल्स बूथ ने अपने सर्वेक्षण में निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला, अपने सर्वेक्षण में निष्कर्ष निकाला कि लंदन को अपने निर्धनतम नागरिकों को बचाने के लिए कम से कम 4 लाख कमरे और बनाने होंगे। यानी कि जो निर्धन, यानी कि जो गरीब नागरिक हैं उनको बसाने के लिए यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, 4 लाख घर बनाने पड़ेंगे। ओके, अब कुछ समय तक शहर के खाते पीते जो बसिंदे थे यही मांग करते रहे कि झोपड़पट्टियों को साफ कर दिया जाना चाहिए, और धीरे धीरे लोगों को इस बात को यानी कि समझने लगे कि शहर के गरीब के लिए ये आवास का इंतजाम करना जरूरी है। यानी कि धीरे धीरे क्या हो गया, वहाँ पे देखा गया क्या कि शहर के लोग ये समझने लगे क्या कि वहाँ पे ये झोपड़पट्टी है इसे हटाकर वहाँ पे आवास बनाने जरूरी है, किनके लिए, उन गरीबों के लिए। और चार्ल्स बूथ का ये क्या था, ये बनाना चार्ल्स बूथ ने ज़्यादातर ये फैलाई थी बातों को। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इसकी बढ़ती चिंता क्या कारण थी। तो पहली बात तो यह थी कि गरीबों को एक कमरे वाले मकानों को जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाने लगा। यानी कि माना गरीबों के जो कमरा था वो कमरों को क्या माना जाना कि जनता के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, अगर गंदे रहेंगे कमरे तो वो क्या होगा, स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक ही होगा। अब देखा गया क्या कि इन मकानों में भीड़ रहती थी, क्या थी, इन मकानों में भीड़ रहती थी और हवा निवासी का इंतजाम नहीं था। और हम बात करें कि साफ सफाई की सुविधाएं भी यहाँ पे क्या थी, नहीं थी। और दूसरा जो था, खस्ताहाल मकानों के कारण आग लगने का खतरा बना रहता था यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि तीसरा क्या था, इस विशाल जनसमूह के कारण सामाजिक उथल पुथल की आशंका थी और दिखाई देने वाली थी। ओके, 1917 में क्या हो गया, रूसी क्रांति हुई। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी, और यह डर काफ़ी बढ़ गया था कि लंदन के गरीब जो लोग थे वो कहीं विद्रोह में कर डालें। जो 1917 में रूसी क्रांति हुई तो लंदन में ये डर बन गया कि कहीं यहाँ के गरीब जो लोग हैं वो कहीं विद्रोह कर न डालें, और इस आशंका को निपटाने के लिए मजदूरों के लिए आवासीय योजनाएं शुरू की गई थी। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या, लंदन की सफाई कैसे की गई थी, लंदन की सफाई। अब देखो दोस्तों, लंदन को साफ सुथरा बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए। क्या किए गए, तरह तरह के प्रयास किए गए, और बड़ी बस्तियों के भीड़ कम करने और खुले स्थानों को हरा भरा बनाने, आबादी को क्या किया जाने लगा, यानी कि आबादी कम करने और शहरों को योजना अनुसार बसाने की कोशिश शुरू हो गई। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसी तरह के आवासीय समस्याओं से जूझ रहे बर्लिन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों का तर्ज पर अपार्टमेंट्स के विशाल ब्लॉक बनाएंगे। आप देख सकते हो पहले कि जो न्यूयॉर्क हम नाम सुनते हैं तो वो भी पहले क्या था, गरीब थे, न्यूयॉर्क के लोग भी गरीब थे। तो यहाँ पे देखिए कैसे लंदन में आपके आवास बनाए गए, उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो बर्लिन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में क्या किया गया, अपार्टमेंट बनाया गया। लेकिन जो टेंटमेंट्स थे, अब ये टेंटमेंट्स की बात मैंने आपको परी बता दी है, तो लेकिन टेंटमेंट्स की वजह से यहाँ की समस्या विकट थी। क्या थी, टेंटमेंट की वजह से यहाँ की जो समस्या थी वो विकट थी, और मकानों की भारी किल्लत के असर को काबू करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किराया नियंत्रण कानून लागू कर दिया गया। ओके, तो क्या किया गया यहाँ पे, 19वीं सदी के औद्योगिक शहरों में घुटने भरे भीड़ भाड़ों वाले देहाती और साफ हवा की चाह बढ़ रही थी। यानी कि वहाँ पे ये भी देखा गया क्या कि अब क्या किया गया कि वहाँ पे चलिए क्या किया जाए, वहाँ पे कुछ साफ सफाई करनी थी। लंदन की बात करें, लंदन और पेरिस के बहुत सारे जो अमीर लोग थे वो देहात के आवास के लिए बनवाने का खर्चा उठा सकते थे। क्या करते थे, आवास बनवाने का खर्चा उठा सकते थे, और यह विकल्प क्या था, सबसे पास में ही था। शहर के लिए नए फेफड़ों का इंतजाम करने की बात उठने लगी, ये फेफड़े थे,
और लंदन में गिर्द हरित पट्टी आदि विकसित और देहात और शहरों के फासले को पाटने की प्रयास की जाने लगी। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों शहर में आवागमन। क्या देखेंगे हम कि शहर में आवागमन कैसे स्टार्ट हुई, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अगर लोगों के उपनगरीय बस्तियों के शहर तक लाने के लिए यातायात की अगर सुविधा नहीं होती थी, कहने का मतलब है कि जितने भी लोग थे उनको उपनगरीय बस्तियों से शहर तक लाने के लिए यातायात की व्यवस्था नहीं थी, तो भला लोग शहरों को छोड़कर उपनगरीय गार्डन आबादियों में जाकर रहने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता था। अगर मान के चलिए कि आपकी यहाँ पे कुछ उपनगर है, यहाँ पे शहर है और जितनी भी सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, पढ़ाई टीचर्स हैं, मतलब अपने स्कूल्स हैं, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कोई साधन ही नहीं था, तो एक बात बताइए कि यहाँ पे लोग क्यों रहेंगे? वो तो यहीं पे जाएंगे जाएंगे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहीं पे इंतजाम ऐसा करना होगा कि ताकि यहाँ के लोग यहाँ न बढ़ के जाएं। आपको समझ में आ रही हो रहा होगा। तो यही कहा जाने लगा कि लंदन के भूमिगत रेलवे ने आवास की समस्या को एक हद तक हल कर दिया। क्या कर दिया? हल कर दिया। यानी आने जाने का साधन बन गया रेलवे, और इसके जरिए भारी संख्या में लोग शहर के भीतर बाहर आ जा सकते थे, यानी कि शहर भी आ सकते थे, बाहर भी जा सकते थे। अब देखिए यहाँ पे दुनिया की जो सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन कब हुआ था? 10 जनवरी 1863 को किया गया। क्या किया गया? दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का जो उद्घाटन था वो 10 जनवरी 1863 को किया गया, और यह लाइन लंदन के पैडिंगटन और फ्रैंटिन स्ट्रीट के बीच चली थी। आपको याद होगा। ओके, 1863 में कहाँ से कहाँ तक चला था, मैं आपको एक अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि ये चला था लंदन, यानी कि लंदन के जो पैडिंगटन, क्या है, पैडिंगटन है, क्या है, पैडिंगटन और फैरिंगटन स्ट्रीट है, क्या है, पैडिंगटन और फैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। क्या थी? पैडिंगटन और फैरिंगटन स्ट्रीट के ये बीच स्थित थी। अगर हम यहाँ पे दोस्तों बात करें क्या कि पहले ही दिन क्या था कि 10,000 यात्रियों ने इस रेल में यात्रा की। क्या की? पहले ही क्या हुआ कि इसमें रेल की यात्रियों किसने की? 10,000 यात्रियों ने की। और इस लाइन पर हर 10 मिनट में अगली गाड़ी आ रही थी, यानी कि हर 10 मिनट में देखा गया क्या कि इस लाइन पे एक ना एक गाड़ी आती जा रही थी। आपको इसमें से नोट डाउन क्या करना है कि जो सबसे पहली ट्रेन थी यहाँ पे वो कब चली थी? 10 जनवरी 1863 में चलाई गई थी। लंदन की जो पैडिंगटन एक जगह है और फैरिंगटन, याद करने कितना अच्छा तरीके, इधर पै लगा दो उधर फै लगा दो, डी के जगह री लगा दो, यानी कि पैडी फैरी, और वो दोनों तो एक ही है, पैडिंगटन और फैरिंगटन स्ट्रीट के बीच चलाई गई थी। और पहले ही दिन कितने 10,000 यात्रियों ने क्या किया? यात्रा किया यहाँ पे। और क्या देखा गया कि यहाँ पे 10 मिनट के अंतराल पे हर एक गाड़ी आती जाती थी। अगर यहाँ पे देखा जाए कि 1880 तक भूमिगत रेल नेटवर्क का विस्तार हो चुका था, यानी कि बहुत ही बड़े भाग में 1880 तक जो था ये विस्तार इसकी हो चुकी थी भूमिगत रेलवे नेटवर्क की, और सालाना 4 करोड़ लोग यात्रा करने लगे थे। ओके, आप देख सकते हो कि सालाना कितने लोग यात्रा करते थे? 4 करोड़। भूमिगत यात्रा की कल्पना से लोग डर जाते थे, और इस बारे में अखबार के पाठक ने इस शब्द की चेतावनी दी थी। ओके, अब हम देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि मैं जैसे इस डिब्बे में बैठा, वो बोल रहा है, मैं जैसे इस डिब्बे में बैठा वहाँ पाइप पीते मुसाफिरों से भरा हुआ था। क्या था? पाइप पीते मुसाफिरों से वो ट्रेन जो भरा हुआ था, और डिब्बे का माहौल सल्फर कोयले की धूल के ऊपर लगे गैंग के रेप से, क्या थे, सॉरी, गैस के लैंप से निकलती गंध से आटा हुआ था। ओके, यानी कि भरा हुआ था कंप्लीट। और हालत ये थी कि जब मुरगेट स्टेशन पहुंचे तब तक श्वासारोधन और गर्मी के कारण अधमरा हो चुके थे हम लोग। ये डर थी। क्या था कि जब तक वो अगले स्टेशन तक पहुंचे तो उनको देखा गया कि इनका दम फूलने लगा था, यानी कि श्वासारोधन हो गया था, श्वास ही नहीं जाता गर्मी के कारण उनको, वो अधमरे हो चुके थे। कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको दिक्कतें आ चुकी थी। मेरा मानना है कि इस भूमिगत रेलगाड़ियों को फ़ौरन बंद कर दिया जाना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? इस भूमिगत रेलगाड़ियों को फ़ौरन बंद कर देना चाहिए, और ये स्वास्थ्य के लिए क्या था? बहुत ही भयानक खतरा था, इन्होंने ये बोला। ये देखिए लंदन में रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, और इलेक्ट्रेट टाइम्स के दौरान 1859 में ये बताया गया। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि शहर में सामाजिक जो बदलाव होती थी वो कैसे हुआ करती थी, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि दे रहा है कि 18वीं सदी में परिवार उत्पादन
और उपभोग के साथ साथ राजनीतिक निर्णय लेने के लिहाजे से भी एक महत्वपूर्ण इकाई थी। क्या थी? एक महत्वपूर्ण इकाई थी। ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जो 18वीं सदी में क्या था, परिवार के उत्पादक और उपभोग के साथ साथ राजनीतिक निर्णय लेने के लिहाजे से भी एक महत्वपूर्ण इकाई थी। और अगर हम बात करें औद्योगिकरण शहर में जीवन के रूप में रंग ने परिवार की उपादेयता और स्वरूप को पूरी तरह से क्या कर दिया था? बदल दिया था। क्या किया था? पूरी तरह से वहाँ पे क्या कर दिया था? इस चीज़ को बदल दिया था। अब हम बात करें क्या कि परिवार के सदस्यों के बीच अब तक जो बंधन थे, क्या थे? परिवार के सदस्यों के बीच अब तक जो बंधन थे वे ढीले पड़ने लगे। क्या पड़ने लगे? वो ढीले पड़ने लगे और मजदूरों में वर्ग में विवाह संस्था टूटने के कगार पर पहुंच गए। आप देखो फिर से, परिवार के सदस्यों के बीच अब तक जो बंधन थे वे धीरे धीरे क्या पड़ने लगे? उनमें ढीले पड़ने, कमजोर पड़ने लगे परिवार का बंधन। और मजदूर वर्ग में विवाह संस्था टूटने के कगार पर पहुंच गया। जो मजदूर वर्ग में था वो विवाह की संस्था वहाँ पे क्या हो गया? टूटने के कगार पर पहुंच गया। अगर दूसरी ओर बात करें ब्रिटेन के उच्च एवं मध्य वर्ग की औरतें अकेलापन महसूस करने लगी। क्या करने लगी? अकेलापन महसूस करने लगी। हालांकि नौकरानियों के आ जाने के उनकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई थी। ओके। ये नौकरानियाँ क्या थी? बहुत ही मामूली वेतन पर घर का खाना बनाती थी और साफ सफाई का काम करती थी और बच्चों का देखभाल भी किया करती थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि वेतन के लिए काम करने वाली औरतों का अपने जीवन का ज़्यादा नियंत्रण था। क्या था? काम करने वाली औरतों का ज़्यादा नियंत्रण था और विशेष रूप से निम्नतर सामाजिक वर्गों की महिलाओं का अपने जीवन पर खास नियंत्रण रखा गया था। ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि आशंका को दूर करने के लिए सुझाव दिया गया कि बाहर जाकर काम करने वाली औरतों को दोबारा घर की चारदीवारी में भेजा जाए। आप देख सकते हो कैसे फैमिली के बारे में ही बात किया जा रहा है यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि शहर में क्या थे? मर्द और औरत और परिवार के बारे में देखना है यहाँ पे। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कोई संदेह नहीं था कि शहर पुरुषों और महिलाओं दोनों से व्यक्तिगत की ये नई भावना पैदा कर रहा था। ओके। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या कि ये सामाजिक मूल्य मान्यताओं से दूर जाने लगे और छोटी ग्रामीण समुदायों की खासियत थी। ओके। यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया कि शहर से कैसे कैसे कारखाने बनने लगे। हम यहाँ पे ये चीज़ों को देख रहे हैं। अब हम देखेंगे इधर दूसरी तरह की मनोरंजन और उपभोग के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इधर मनोरंजन और उपभोग के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि अमीर जो ब्रिटेन वासियों के लिए बहुत पहले से ही लंदन सीजन की परंपरा चली आ रही थी। क्या आ रही थी? लंदन सीजन की परंपरा चली आ रही थी। और 18वीं सदी के आखिर दशकों में 300 से 400 संप्रभात परिवारों के समूहों के लिए ऑपेरा, रंगमंच और शास्त्रीय संगीत आदि कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन किए जाते थे। ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे देखते हो क्या, मेहनत कंस अपना खाली समय पब क्या करते? शराब यानी कि शराब घरों में बिताते थे। यानी कहने का मतलब है जो उनका खाली समय होता था वो कहाँ करते थे? वो जाकर जो शराब खाने तो वहाँ पे बिताया करते थे। और इस मौके पर वे खबरों का आदान प्रदान भी करते थे और कभी कभी राजनीतिक कार्रवाई के लिए गोलबंदी भी होती थी। ओके। अब देखो यहाँ पे दोस्तों धीरे धीरे क्या होने लगा? धीरे धीरे आम लोगों के लिए मन बहलाव के तरीके निकलने लगे। यानी कि कैसे लोगों का मन बहलेगा, ये बातें वहाँ पे आने लगी। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि इनमें से कुछ सरकारी पैसे शुरू कर दिए गए और वे क्या थे? 19वीं सदी के लोगों को इतिहास का बोध देने के लिए लोगों को ब्रिटेन की उपलब्धियों की परिचित कराने बहुत सारे पुस्तकालय, कालगृहाएं और संग्रहालय खोले जाने लगे। ओके। यानी कि कहने का मतलब है कि लोगों जैसे कि वहाँ पे शराब पिया करते थे तो लोगों के मन बहलाने के लिए वहाँ पे क्या कर दिया गया? कुछ सरकारी पैसों से क्या शुरू किया गया? 19वीं शताब्दी के लोगों को ये शुरू कर दिया गया कि वहाँ पे आप पुस्तकालय बनाओ, कला के दीर्घकालिक संग्रहालय खोला जाए ताकि इससे लोगों का क्या हो? मन थोड़ा बहले। ओके। अब देखा गया कि शुरुआती दिनों में लंदन में स्थित जो ब्रिटिश म्यूजियम थी उनमें क्या होने लगा कि आने वाले सालाना जो तादाद थे सिर्फ 15,000 थे। यानी कि लोग वहाँ पे मात्र 15,000 ही आया करते थे। ओके।
और फिर देखा गया 1810 में इस संग्रहालय में प्रवेश शुल्क समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब है कि उसमें जाएंगे तो लोग उसमें पैसा नहीं लगेगा, ये शुल्क समाप्त कर दिया गया। और दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी जब ये फ्री किया गया। तो 1824 से 25 में 1,27,000 दर्शक आए, और जबकि 1846 तक दर्शकों की संख्या बढ़कर 8,25,901 तक जा पहुंची। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि फ्री का जैसे ही हुआ, फ्री में कितने लोग आना स्टार्ट कर दिए। अब हम देखेंगे दोस्तों, निचले वर्ग के लोगों में संगीत सभा काफ़ी लोकप्रिय थी। क्या थी? काफ़ी लोकप्रिय थी। और 20वीं सदी आते आते विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए सिनेमा भी मनोरंजन का जबरदस्त साधन बन गया। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ब्रिटिश औद्योगिक मजदूरों की छुट्टी के दिनों में समुद्री किनारे जाने की सलाह दी जाती थी कि आप छुट्टी है तो आप समुद्री किनारे पे जाओ, बीच पे घूमने जाओ। और जिसमें क्या होता था, खुली धूप और स्वच्छ हवा का आनंद ले सके। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि 1883 में ब्लैक पूल स्थित समुद्र तट पर सैर सपाटे के लिए आने वालों की संख्या क्या थी? 10 लाख से ज़्यादा थी। 1883 में देखा गया कि ब्लैक पूल से जो समुद्र तट पर सैर सपाटे के लिए आने वाली जो संख्या थी वो क्या थी? वो करीब 10 लाख से ज़्यादा थी। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे क्या कि 1939 तक 70 लाख से ऊपर ये सब जा चुकी थी। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये म्यूजियम में कैसे लोग आके यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट इसमें, शहर की राजनीति। क्या पढ़ेंगे? शहर की राजनीति के बारे में, कि कैसे शहर की राजनीति हुई इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, 1886 में क्या हुआ? करारे की सर्दी के दिनों में चार दीवारियों के बाहर काम करना क्या असंभव हो गया। 1886 में क्या हुआ? इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ी तो वहाँ पे क्या हुआ कि चार दीवारियों के बाहर जो काम किए जाते थे उसमें क्या होने लगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर किया जाने लगा। और बाद में देखा गया तो लंदन के गरीब दंगों पर उतारू हो गए। क्या हो गए? लंदन के गरीब दंगों पर उतारू हो गए, और उनकी मांग थी कि उन्हें भयानक गरीबी से आज़ादी दिलाई जाए। क्या दिलाई जाए? उनको भयानक गरीबी से आज़ादी दिलाई जाए। और यहाँ पे डेप्टफोर्ड ने लंदन की ओर बढ़े चले आ रहे 10,000 लोगों की भीड़ से भयभीत दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। क्या कर दी? 10,000 लोगों की भीड़ से जो भयभीत दुकानदारें थी, अपनी दुकानों वो क्या कर दिए? बंद कर दिए। अब देखा गया दोस्तों, यहाँ पे जुलूस को तितर बितर करने के लिए पुलिस यहाँ बुलाई गई, यानी कि जो भीड़ थी वहाँ पे उनको हटाने के लिए पुलिस का क्या किया गया? यूज़ किया गया वहाँ पे। और इसी तरह का दंगा 1887 के आखिरी महीनों में भी हुआ था। 86 की बात हुआ, उसमें भी हुआ। 1887 के आखिरी महीनों में भी इसी प्रकार का दंगा हुआ। और इस बार पुलिस ने ज़्यादा सख्ती दिखाई, और इस पुलिस की कार्रवाई को नवंबर 1887 के खूनी रविवार के रूप में जाने जाने लगा। किस रूप में? यानी खूनी रविवार। अगर ये बात बोला जाए कि खूनी रविवार कहाँ की घटना थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो स्थिति यहाँ पे दर्शाई जा रही है लंदन में, लंदन की बातें हो रही है कि 1887 में जो कामें थी वहाँ पे पुलिस जो कार्रवाई की है, तो उन्हीं को खूनी रविवार का नाम से जाना गया। अब देखिए, 2 साल बाद क्या हो गया कि लंदन के हजारों गोदी कामगारों ने हड़ताल कर दी और शहर पर जुलूस निकालने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल के बाद लंदन के जितने भी हजारों गोदी कामगार थे ना, वो हड़ताल पे उतर गए और शहर भर में क्या हो गया, जुलूस निकाल दिए। लेकिन वहाँ पे एक लेखक के अनुसार ये कहा गया कि हजारों जो हड़ताली थे, शहर भर जुलूस निकालते रहे थे, लेकिन न तो किसी का जेब कटी और न कोई खिड़की टूटी। वो जुलूस किए लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण जुलूस किए। और 12 दिनों तक चली इस हड़ताल में मजदूरों की मांग थी कि गोदी कामगारों को यूनियन की मान्यता दी जाए। क्या थी? इसमें यूनियन बनाया जाए। ओके, अब जैसे कि आप देख सकते हो कि इस उदाहरण को आप अच्छी तरह से समझेंगे। क्या? तो शहर में बहुत सारे लोगों को एक साथ राजनीतिक कार्रवाई में खींचा जा सकता था, और इस प्रकार शहर के विभिन्न जनसंख्या एक अवसर थी, एक खतरा भी। शहर में विद्रोह की आशंकाओं को कम करके शहरों को सुदूर बनाने के लिए सरकारी तंत्र हर संभव क्या करेगा? उपाय किएगा। और इस बात पर पेरिस के बारे में दिए गए उदाहरण भी ये क्या थे? समझ में समझा जा सकता था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपका एक और चैनल बना है, यानी कि जो आपने आयान स्टडी क्लासेस जो चैनल आपको बताया गया था, अब उस चैनल का नाम हो गया आपका कंपटीशन कंपटीशन
एरा। ओके, इसके नाम से चैनल है, लेकिन अभी आपको चैनल यही आपको क्या करना है, अयान स्टडी स्टडी क्लासेस। क्लासेस से पहले आप इसी को सर्च करिएगा, अभी आपका 2-4 दिन तक यही आएगा, और इसको आप सर्च करके आप देख सकते हैं, वहाँ पे अगर चैनल आएगा उसमें आपको कंपटीशन लेवल के मैथ्स भी उसमें पढ़ाए गए हैं। तो आप इस चैनल को, अगर आपको लगे कि आपके लिए अच्छा है, आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए पूरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लंदन के बारे में पढ़े, इंग्लैंड के बारे में पढ़े, लेकिन अब हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक भारत के शहर के बारे में। क्या पढ़ेंगे, औपनिवेशिक भारत के शहर के बारे में। तो ये हमारा जो होगा, ये रहेगा हमारा औपनिवेशिक भारत का शहर। चलिए अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे करेंगे, जैसे पश्चिमी यूरोपीय शहरों के विपरीत क्या था, पश्चिमी जो यूरोपीय शहर थे उनके विपरीत 19वीं सदी में हमारे शहर इतनी तेजी से नहीं फैले। यानी कि यूरोपीय शहर में जितने भी तेजी से वहाँ पे शहर फैल रहे थे, उससे तेजी से यहाँ पे वो नहीं फैले। और औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में शहरीकरण की रफ्तार धीमी हो रही थी। क्या थी, जो शहरीकरण की रफ्तार थी वो क्या रही थी, धीमी हो रही थी। और 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे देश के केवल 11% लोग शहर में रहे थे। क्या थे, 11% जो लोग थे वो शहरों में रहे थे। और इस शहरी आबादी में से भी बड़ी संख्या में 3 विशाल जो प्रेसिडेंसी शहर थे वो भी यहाँ रहा करती थी। अगर हम बात करें यहाँ पे कि बहुउपयोगी किस्म के शहरों की, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बड़े बड़े बंदरगाह थे, वायसराय हाउस थी, घर दफ्तर थे। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि बहुउपयोगी जो किस्म के शहर थे और बड़े बड़े बंदरगाह थे, यहाँ पे क्या थे, बड़े बड़े बंदरगाह थे, वेयर हाउस थे, और घर में दफ्तर थे, घरों में दफ्तर बना दिए गए थे। और सेना की जो छावनी थी और सैनिक संस्था, संग्रहालय, पुस्तकालय, ये बनाए गए थे। यानी कि जो यूरोपीय शहर थी उससे ज़्यादा हम लोग क्या थे, यानी कि शहरीकरण की जो रफ्तार थी इधर वो कम थी, और यूरोपियों में शहरीकरण की जो रफ्तार थी वो क्या थी, तेज़ी से थी। अगर हम बात करें बम्बई की, तो बम्बई भारत का एक प्रमुख शहर था। आपने ऊपर ही पढ़ा है कि बम्बई जो था, बम्बई और लंदन के बारे में आपने पढ़ा था, तो बम्बई जो था वो भारत का क्या था, एक प्रमुख शहर था। और 19वीं सदी के आखिर सालों में बम्बई तेजी से फैलने लगा। क्या होने लगा, बम्बई जो था तेजी से फैलने लगा, और 1872 में उसकी आबादी 6,44,405 थी। ओके, और 1941 में बात की जाए तो ये हो गई थी 1,50,00,000। आप देख सकते हो कि 1872 और 1941, और ये इतने दिनों में 6 लाख से ये बढ़ गया था कितना, 1,50,00,000 आबादी इसकी बढ़ चुकी थी। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैसे प्रेसिडेंसी शहर क्या होता है, तो ब्रिटिश शासन के समय बम्बई, आपने पढ़ा होगा प्रेसिडेंसी, आपने जब संविधान पढ़ेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आपको प्रेसिडेंसी और अन्य शहर के बारे में भी मिलेगा, ब्रिटिश शासन का। तो प्रेसिडेंसी शहर क्या था, तो ये था ब्रिटिश शासन के समय बम्बई, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी की राजधानियाँ थी। ओके, ये प्रेसिडेंसी शहर। अगर हम आगे बढ़े तो देखते हैं यहाँ पे कि बम्बई भारत का महत्वपूर्ण शहर क्यों था। अब ये पढ़ेंगे हम कि बम्बई जो था वो भारत की क्यों थी महत्वपूर्ण शहर। तो आप देखिएगा क्या है कि 17वीं शताब्दी में जो बम्बई था वो 7 टापुओं का समूह था। 17वीं शताब्दी में, यानी कि 1600 समथिंग ईस्वी में, ये क्या था कि ये इस 7 टापुओं का एक शहर था। और उस पर क्या थे, उस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। बम्बई पे पहले किसका नियंत्रण था, पुर्तगालियों का नियंत्रण था। और फिर देखा गया क्या कि 1861 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ था। क्या था, एक ब्रिटेन के राजा थे, तो 17वीं शताब्दी का बात बोला, तो आप 100 साल पीछे जाओ, यानी कि 1600 से लेकर 1699 के बीच की बात हो रही है, 17वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जो मुंबई था ये क्या था, 7 टापुओं का शहर था, और ये जो टापू थे ये पुर्तगालियों के नियंत्रण में थे। ओके, और 1661 में क्या हो गया कि 1661 में ब्रिटेन का राजा था चार्ल्स द्वितीय। अभी चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि पुर्तगाल की राजकुमारी से इसने शादी कर ली, और ये टापू अंग्रेजों के हाथों में चले गए। यानी क्या किया, जब शादी किया तो ये जो टापू थे, सातों 7 को टापू थे, ये क्या चला गया, ये चला गया अंग्रेजों के हाथों में चला गया। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पश्चिमी भारत में अपने सबसे मुख्य बंदरगाह सूरत से अपना मुख्यालय बम्बई कायम कर लिया। कहने का मतलब है कि जब इसने चार्ल्स द्वितीय ने शादी कर ली पुर्तगाली की राजकुमारी से, तब वहाँ पे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, पश्चिम भारत में भी अपना एक मुख्यालय तैयार कर लिया। और वो कहाँ पे किया, सूरत से अपना, पहले था सूरत में जो गुजरात में, और वहाँ से क्या कर लिया इसने, बम्बई ला लिया। ओके, ये देख सकते हो यहाँ पे ये सब नज़ारा वहीं का है।
अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि शुरू शुरू में बम्बई का महत्व गुजरात से आने वाली कपड़ों के निर्यात के लिए ही ज़्यादा था। पहले देखा गया क्या कि यहाँ पे क्या थे कि गुजरात से जो कपड़े आते थे उसी के लिए मुंबई ज़्यादातर महत्वपूर्ण था, और 19वीं सदी के बाद के सालों के दौरान बम्बई एक बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगा। धीरे धीरे क्या होने लगा, वो विकसित होने लगा, जहाँ के पास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे। क्या कहते थे, अफीम और कच्चे माल जो थे बड़ी तादाद में वहाँ अब गुजरात से बम्बई भेजे जाते थे, और धीरे धीरे ये पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण प्रशासकीय केंद्र भी बन गया। कौन, मुंबई। और सदी के आखिर जाते जाते बम्बई देश का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बन गया। क्या बन गया, एक औद्योगिक केंद्र बन गया ये। अब हम देखेंगे शहर में रोजगार कैसी थी। ये हम मुंबई के शहरों के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो अंग्रेज जो थे वो मराठा युद्ध के, मराठों की हार के बाद अंग्रेज जो थे, मराठा जब युद्ध हुआ था तो उसमें जब मराठे हार गए थे तो उनके हारने के बाद 1819 में बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित कर दी। क्या कर दी, 1819 में बम्बई को उसने क्या कर दिया, बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित कर दिया। और इसके बाद क्या करें, इसके बाद शहर जो थे वो तेजी से फैलने लगे। क्या था, शहर तेजी से फैलने लगा, और कपास अफीम के बढ़ते व्यापार के चलते न केवल बहुत सारे व्यापारी और बल्कि जो महाजन, बल्कि तरह तरह के कारीगर और दुकानदार भी बम्बई के आकार बसने लगे। वहाँ पे क्या होने लगा, जितने भी कारीगर थे, जब देखा कि उन्होंने कि बम्बई में औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तब वहाँ पे क्या करने लगे, जो कामगार लोग थे, जो यानी कि जो व्यापारी लोग थे, वहाँ पे आकर वो लोग क्या करने लगे, बम्बई में बसने लगे। और यहाँ पे देखा गया कपड़े मिले जो खुलने के बाद और भी ज़्यादा संख्या में लोग शहर की तरफ बढ़े। अब वहाँ पे फैक्ट्री खुलेगी तो लोग काम के लिए तो पहुँचेंगे ही, और यहाँ पे क्या हो गया कि बहुत ही ज़्यादा घनी आबादी शुरू हो गई। कहाँ पे, बम्बई में। ये जो मानचित्र है आपका दोस्तों, ये जो मानचित्र है ये क्या है, 1930 के दशक में बम्बई का मानचित्र है, जिससे सातों टापुओं और विकसित की गई जमीन को देखा जा रहा है। यहाँ पे ये सातों टापू को इसमें आप देख सकते हो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो बम्बई में हमारी पहली सूती कपड़ा मिल थी वो 1854 में बनी थी। आपको याद रखना होगा कि बम्बई में जो सबसे पहला सूती कपड़ा मिल बना था वो बम्बई में बना था, और सबसे पहले कब बना था, 1854 में स्थापित की गई। और 1921 में वहाँ ऐसी 85 कपड़ा मिल खुल जा चुकी थी। अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि सबसे पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ तैयार किया गया था, तो वो किया गया था मुंबई में। और कब किया गया था 1854 ईस्वी में। ओके, और इसके बाद 1921 तक देखा गया क्या कि यहाँ पे 85 कपड़ा मिल और खुल गए। तो जैसे जैसे मिल खुलेंगे तो वहाँ की आबादी बढ़ेगी ही, और 1,46,000 मजदूर काम करते थे। ओके, वहाँ पे केवल काम करने वाले लोग थे 1,46,000 मजदूर। अब देखा गया क्या दोस्तों कि 1881 से 1931 के बीच बम्बई में रहने वाले लोगों में से लगभग एक चौथाई ही ऐसे थे जिनका जन्म बम्बई से में हुआ था। धीरे धीरे बाहर के लोग ही ज़्यादा थे, और एक चौथाई कह सकते हैं कि 3/4 लोग बाहर के थे, और मात्र 1/4 लोग क्या थे, वो मुंबई के थे। ओके, इतने लोग वहाँ पे आ गए थे, इतना एक्स्ट्रा लोग आए थे। बाकी जो निवासी थे वो बाहर से आकर वहाँ बस गए थे, और पास में ही स्थित रत्नागिरी जिले में बहुत सारे लोग जो थे कपड़ा मिलों में काम करके करने के लिए बम्बई आ रहे थे। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि 1900 से लेकर 1926 के बीच जो थे मिलों में काम करने वाले मजदूरों में औरतों की संख्या 23% थी। यानी कि जब देखा गया कि 1919 से लेकर 1926 में औरतें जो थी उन काम करने वाले जब लोगों में 23% कौन थी, औरतें काम कर रही थी। कितनी, 23% औरतें ही काम कर रही थी। अब देखा गया कि इसके बाद कामकाजी आबादी में उनकी संख्या लगातार गिरती चली गई, और आखिर में उनका हिस्सा केवल 10% पर सिमट गया था। क्या था, केवल 10% पर सिमट के रह गया। और 30 के दशक के आखिरी तक औरतों के काम या तो मशीनों के लिए जाने लगे, और या तो काम पुरुष और मजदूरों को सौंपे जाने लगे। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आवास और जो पड़ोस थे, आस पड़ोस यानी आवास और पड़ोस के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि बम्बई जो थी वो क्या थे, भीड़ भाड़ वाला शहर था। क्या था, बम्बई बहुत भीड़ भाड़ था यहाँ पे। और 1840 के दशक में लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज था। यानी कि एक व्यक्ति प्रति जो क्षेत्रफल था वो क्या था, 155 गज जो था ये प्रति व्यक्ति के लिए था। जबकि बम्बई का जो प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल था वो कितना था, 9.5 वर्ग गज ये था।
यहाँ पे क्या देखा गया कि 1872 में लंदन में प्रति जो मकान था औसतन कितना था, 8 आदमी रहते थे। यानी कहने का मतलब है कि 1872 में लंदन में प्रति मकान यानी कि एक मकान में लगभग कितने लोग रहते थे, 8 लोग रहते थे। तो लंदन में जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ते गया तो वहाँ पे क्या होने लगा, वहाँ पे भी लोगों की संख्या बढ़ने लगी और वैसे ही वही कंडीशन हमारा कहाँ बना, मुंबई में बन गया। यानी कि मुंबई में पहले जितने लोग थे आपने देखा क्या कि 1/4 लोग औद्योगिकरण के बाद 1/4 लोग मुंबई के लोग थे, तो जो बाहर के लोग थे वो कितने थे, 3/4। यानी कि हम कह सकते हैं कि 25% जो लोग थे वो बम्बई के रहने वाले थे और 75% लोग वो काम करने के लिए मुंबई आए थे। ओके, तो औद्योगिकरण के बाद आप देख सकते हैं कितनी घनी आबादी आपकी मुंबई की बढ़ चुकी थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि मकानों के बीच में ही बाग बगीचे फैले हुए थे, यानी कि वहाँ बनाया करते थे। और एक व्यक्ति यानी कि यहाँ आप देखो कि जो लंदन में प्रति आदमी कितना था, 8 आदमी, लेकिन अगर वही बात करें बम्बई में तो प्रति व्यक्ति कितना था, 20 आदमी थे। यानी एक घर में लंदन में 8 आदमी रहते थे, तो वैसे ही जो मुंबई था हमारा, बम्बई था, उसमें एक घर में 20 लोग रहते थे। तो आप मिला सकते हो लंदन और बम्बई का कंपेयर यहाँ पे आप कर सकते हो। अब देखा गया यहाँ पे कि फोर्ट एरिया में ऐसी स्थिति कुछ ज़्यादा ही दिखाई देते थे। फोर्ट एरिया जो था ना, वो क्या था, यहाँ पे किला वाला जो एरिया था उसमें ऐसी जो स्थिति वो ज़्यादातर दिखाई देती थी। और सन 1800 ईस्वी में आसपास जो था बम्बई फोर्ट एरिया शहर का जो केंद्र था वो दोनों हिस्सों में बांटा हुआ था। क्या था, ये दोनों हिस्सों में इनको बांट दिया गया था। और इसमें एक हिस्से में क्या था, नेटिव रहते थे और दूसरे हिस्से में यूरोपीय, जो कि हम उसको गोरे कहा जाता था। क्या रहते, गोरे लोग रहते थे यहाँ पे। और फोर्ट आबादी जो यूरोपीय थे ये क्या थे, जो इंग्लैंड वासी थे, इन्हीं को तो गोरे बोला जाया करता था। और ये गोरे लोग क्या थे, यूरोपियन थे, यानी कि यूरोपीय कंट्री से आया करते थे ये। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फोर्ट की जो आबादी थी ये उत्तर एक यूरोपीय उपनगर और औद्योगिक पट्टी को भी विकसित की गई थी। ओके, अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि सपनों का शहर बम्बई था। और ये बम्बई में किस चीज़ के क्षेत्र में अब इसमें पढ़ेंगे हम, सिनेमा और सांस्कृतिक की दुनिया थी कौन, मुंबई। अब हम इनके बारे में यानी कि बम्बई जो था वो सिनेमा के मामलों में और संस्कृति की दुनिया के मामलों में यानी कि दोनों के मामलों में कैसा शहर था, अब इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके, ये जो बम्बई था इसका जिक्र क्या करते थे, इसको फिल्म उद्योग की चर्चा में न करके हम लोग इसको क्या करते थे, उद्योग में भी करते थे। अब इसमें हम देखेंगे क्या कि जो फिल्म थी, अब ये आप यहाँ पे देखोगे कि बम्बई फिल्म उद्योग के कई लोकप्रिय गीत शहर में अंतर्विरोधी आयामों से उजारा गए थे। और इस फिल्म में सीआईडी जो कि 1956 में आया था, में नायक का दोस्त गाता, यानी कि इसमें सॉन्ग के बारे में बात कर रहा है। अब इसमें आप सॉन्ग देख सकते हो। ये फिल्म गेस्ट हाउस जो कि कब बना था, 1959 में तैयार किया गया था। ओके, और जो बम्बई है फिल्म उद्योगों में सबसे पहले कब सामने आया, तो आप देख सकते हो हरीशचंद्र जो साखाराम भटवाडेकर 1896 में क्या किए कि बम्बई में हैंडिंग बोर्ड्स में हुए कुश्ती के एक मुकाबले के एक दृश्य को क्या कैमरे में कैद कर लिया था। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सारी चीज़ें ये फिल्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।